पाकिस्तान में कोंगो वायरस के बाद मंकी पॉक्स का खतरा भी सर उठाने लगा है। रवां साल मुल्क में कोंगो वायरस के दर्जनों केसेस रिपोर्ट होने के बाद अब मंकी पॉक्स या एम पॉक्स फैलने का खतरा बढ़ चुका है और अब तक कई केसेस की तस्दीक हो चुकी है। और कल की खबर भी है कि एक और मुश्तबा केस सामने आया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल जो है वो बढ़ा दिया गया है, चूँकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो भी केस आ रहा है वो इम्पोर्ट हो रहा है, किसी और मुल्क से आ रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सी परवाज़ें ऐसी जिनकी स्क्रीनिंग की गई है, ना सिर्फ कराची एयरपोर्ट पर बल्कि बाकी एयरपोर्ट्स पर भी। माहिरान सेहत इस सूरत हाल में खुसूसी एहतियात बरतने का मशवरा दे रहे हैं और शहरों से अपील कर रहे हैं कि अपनी सेहत की हिफाजत करें। तो आज हम मंकी पॉक्स से मुताबिक डिटेल से बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या ख़तरा है, ये कैसे ये फैलता है। इस पर हम बात करेंगे पिम्स की हेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ के डिपार्टमेंट से डॉक्टर नसीम अख्तर जो है वो हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हो गया। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि जब हम मंकी पॉक्स की बात करें अब तक कितने केसेस, इनमें सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तान में कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं? जी थैंक यू वेरी मच। अब तक पाकिस्तान में टोटल जो है 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। और यानी पहला केस लास्ट ईयर हुआ था? जी, ये जो फर्स्ट केस था वो लास्ट ईयर 2023 में डायग्नोस हुआ था और उसके बाद फिर ज़्यादातर केसेस जो हैं वो 2023 के ही हैं। अच्छा। इस साल तकरीबन 2 केसेस हैं जो अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर इसके इनिशियल सिम्टम्स की बात की जाए, मैं चाहूँगी अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से लोगों को ज़रूर बताएं कि इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके बाद जब बीमारी बिगड़ जाती है तो एक्सट्रीम सिम्टम्स हम क्या देख रहे होते हैं। जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये जो है वो बीमारी क्या है। ये एक वायरल इलनेस है जो कि एक पॉक्स वायरस से फैलती है, ठीक है। और जिस तरह बाकी वायरल डिजीज़ होती हैं ये थोड़ी सी उस तरह से मुख्तलिफ है कि अच्छा। इसमें जो ट्रांसमिशन का जो मेथड है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसमिशन होती है इसकी वो क्लोज कॉन्टैक्ट से होती है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव केस है और जिसके बॉडी के ऊपर मल्टीपल स्किन लीजन्स हैं और उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में जो 1 मीटर के फासले पर अगर कोई बैठा है या पेशेंट के साथ कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट है, हाथ मिलाया है, एग्जामिनेशन किया है या उनकी बॉडी के साथ या स्क्रीशंस के साथ कोई कॉन्टैक्ट हुआ है तो ये डिज़ीज़ के ट्रांसमिट होने के खदशात होते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट जो उसकी ट्रांसमिशन होती है कि ये रेस्पिरेटरी रूट से भी ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन कोविड से बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि कोविड की ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होती है और फेस टू फेस कॉन्टैक्ट या एक दूसरे के साथ बात करने से भी ट्रांसमिशन हो सकती है। तो इसमें भी चांसेस हैं कि वायरल ट्रांसमिशन हो जाए, लेकिन कम है। और अगेन इसमें मास्क पहनने के लिए हम फोकस करते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव केस फैमिली में मौजूद हो तो उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, एक तो वो फिजिकली टच ना करें और फासला इख्तियार करें, साबुन पानी से अपने हाथों को बार बार धोएं और इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो ट्रांसमिशन है वो उन लोगों में ज़्यादा पाई गई है जो कि चूँकि क्लोज़ कॉन्टैक्ट से होती है, तो क्लोज़ कॉन्टैक्ट जो फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या उस विसिनिटी में रहने वाले लोग हैं जो एक रूम शेयर कर रहे हों। दूसरी बात जो आपने इम्पॉर्टेंट कही है कि क्या ख़ास तदाबीर करनी चाहिए, तो वो यही वाली हैं जैसे हमने कोविड में की थी, वही जनरल प्रिकॉशंस हैं जो हम सबको लेनी चाहिए। यानी कि पेशेंट को आइसोलेट करना चाहिए। ज़्यादातर पेशेंट जो है उनको घरों में आइसोलेट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि डिज़ीज़ अगर ज़्यादा सिवियर नहीं है तो उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सो आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर के लोग फासला इख्तियार करें, हाथों की सफाई का ख्याल रखें और नोटिफाई ज़रूर करें। और दूसरी बात जो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ वो ये है कि जो भी केसेस हमारे पास अभी तक रिपोर्ट हुए हैं उन सब की ट्रैवल की हिस्ट्री मौजूद है। हमारे लोकल ट्रांसमिशन का कोई भी केस अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ और इस वजह से ये सोचा जाए तो मैं समझती हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि WHO ने इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट बहुत विजिलेंट है कि वो तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर जितने भी लोग ट्रैवलर हैं जहाँ जो हाई रिस्क एरिया से आ रहे हैं, जहाँ पे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग और उनकी डायग्नोसिस के लिए। अच्छा डॉक्टर नसीम, जैसे कोविड में हमने देखा था कि कोविड का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता था, फिर हम देखते थे कुछ में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा, कुछ में सिम्टम्स नहीं होते थे, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी होते थे, लेकिन ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रही होती थी। अब ऐसे में मंकी पॉक्स, क्या इंक्यूबेशन टाइम इसका होता है? क्या इसमें भी एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं? बिल्कुल ऐसा है। जिस तरह हर डिज़ीज़ का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड है। यानी अगर कोई एक्सपोज हो गया है इंडिविजुअल तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 से 21 दिन का है और ये वेरिएबल भी हो सकता है। कुछ लोगों में जल्दी सिम्टम आ जाए, कुछ में ये कम से कम 3 हफ्ते ले लेते हैं। इनिशियल जो अलामात होती हैं उसमें बुखार का होना, जिस्म में शदीद दर्द होना, सर में दर्द होना, पट्ठों में खिंचाव होना, ये तमाम बातें हो सकती हैं। और उसके बाद अगर ये मज़ीद इसकी रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाए वायरस की तो स्किन पे लीजन शुरू हो जाते हैं। और ये
चिकन पॉक्स से काफ़ी हद तक मिलते जुलते स्किन के रैशेस होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं चिकन पॉक्स के मुकाबले में। जैसे कि इसकी रैश जो है वो फेस से स्टार्ट होती है, उसके बाद जो है वो बाजुओं के ऊपर, पाँव और हाथ के जो तलवे होते हैं उनके ऊपर आ सकती है, और इस तरह जेनिटल एरिया में भी इसके लीजन होते हैं। एक और ख़ास डिफरेंस जो चिकन पॉक्स से हम कर सकते हैं वो ये है कि चिकन पॉक्स में मल्टीपल क्रॉप्स होती हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस में आपको जो है वो रैश नज़र आ रही होती है। इसमें जो भी रैश होती है वो किसी एक स्टेज पे ही होती है, यानी शुरू में जो है वो मैक्यूल होता है, फिर पैप्यूल बनता है, फिर वो पानी वाला आबला बनता है, उसके बाद फिर वो एक पस्ट्यूल बन जाता है, यानी वो डिफरेंट फेजेस में स्किन के ऊपर निशानात होते हैं। लेकिन जो मंकी पॉक्स के लीजन होते हैं वो एक ही फेज़ में होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे पानी वाले आबले निकले हुए हैं जिनको आप वेजिकल कहते हैं, तो वो एक जैसे वेजिकुलर लीजन्स होंगे। अगर पस्ट्यूल बन गए हैं तो सारे पस्ट्यूल होंगे। इस तरह नहीं होगा कि मिक्सचर होगा कि वेजिकल भी हों, पैप्यूल भी हों, मैक्यूल भी हों, यानी स्किन रैश डिफरेंट स्टेजेस में होती है चिकन पॉक्स में। तो ये एक खास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। इसके अलावा ग्लैंड्स हमारी बॉडी में एनलार्ज हो सकते हैं। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड होता है ये भी वेरिएबल होता है, यानी कुछ लोगों में रैश जो है वो 2-3 हफ्ते के बाद निकलना शुरू हो जाती है, और फिर डिफरेंट स्टेजेस से होते होते ये तकरीबन 4 हफ्ते ले लेती है इसको मुकम्मल तौर पर ठीक होने में। अब जो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है वो बहुत जल्दी इससे रिकवर कर जाते हैं, और स्किन के लीजन जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और फिर उतर जाते हैं, और उसके बाद स्किन के ऊपर हल्के फुल्के से निशानात रह जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात एक और ये भी है कि ये जब तक तमाम के तमाम स्किन के रैशेस जो हैं वो हील नहीं कर जाते और नई स्किन की लेयर नहीं आ जाती, तब तक ये वायरस जो है वो शेड होता रहता है। तो इस तमाम पीरियड के दौरान जिसमें स्किन के ऊपर रैश मौजूद है, पेशेंट को आइसोलेट ही रखना चाहिए और क्लोज कॉन्टैक्ट से उसको टच करने से अवॉइड करना अच्छा, चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 5 से 21 दिन के अंदर जो है वो आप रिकवर हो जाएंगे तो आप क्वारंटीन से बाहर आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक वो जो लेजन्स हैं ख़त्म नहीं हो जाती, झड़ नहीं जाती स्किन के ऊपर से, तब तक आप दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वायरस दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। 4 हफ्ते भी ले सकता है। जो स्किन की रैशेज इंप्रूव हो रही होती है ना, वो 21 डेज़ तो वो वाला पीरियड है जिसमें अभी सिम्टम नहीं आए होते। ये उसके बियॉन्ड है, जब रैश निकल आती है तो फिर अच्छा डॉक्टर साहब, कितना जानलेवा हो सकता है ये, थोड़ा इस लाइफ थ्रेटनिंग कितनी है ये डिजीज़, इसके बारे में बताइएगा। और स्पेशली 2023 के जो केसेस हमारे पास आए थे, जो 8 केसेस तकरीबन जिसका आप जिक्र भी कर रही हैं, उनमें कितने हमारे पास डेथ रेट क्या था उस हवाले से? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि वायरस कौन से क्लैड से बिलोंग करता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक क्लैड 1 है, एक क्लैड 2 है। जो पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट कर रहा था और जो हमारे यहाँ सीक्वेंसिंग हुई उसमें क्लैड 2B है, जो कि लेस सीवियर फॉर्म है उसकी। और दुनिया से जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही जो आउटब्रेक है वो क्लैड 1 की है। वो थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर फॉर्म है, और उसमें चूँकि जो स्किन के ऊपर नंबर ऑफ़ लीजन्स होते हैं वो भी ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लैड 2B या क्लैड 2। पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेस सीवियर फॉर्म सर्कुलेट कर रही थी, लेकिन अभी फर्दर सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग की ज़रूरत है कि हमारे आने वाले जो अभी ट्रैवलर्स हैं, अगर वो डिजीज़ लेके आ रहे हैं तो क्या है वो टाइप कौन सी वाली है। और इसमें चूँकि ज़रा टाइप पे डिपेंडेंट होगा, उसके वेरिएंट पे डिपेंडेंट होगा कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिस तरह आपने एक्सप्लेन भी किया, हमने कोविड में ये देखा था। अब ऐसे में एज वाइज अगर इसको हम डिफ़ाइन करें कि जैसा कोविड ने बच्चों को उस तरह से मुतासर नहीं किया था इनिशियली, फिर ज़रा दूसरे वेरिएंट्स आए थे, क्या इसका भी एज पर डिफरेंट इम्पैक्ट है? डिज़ीज़ सबको मुतासर कर सकती है, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन भी हैं, तो किसी भी रिस्क ग्रुप को आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। लेकिन सिवेरिटी की जहाँ तक बात है तो जो लिटरेचर कहता है वो ये है कि लेस दैन 8 ईयर्स की जो एज है या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें डिज़ीज़ सिवियर होने के इम्कानात हैं। लेकिन अभी तक हमारे मुल्क से कोई भी ऐसा केस नहीं था जो बच्चों में डायग्नोज हुआ हो या प्रेगनेंसी के स्टेटस के साथ किसी फ़ीमेल में ये डायग्नोज हुआ हो। डॉक्टर नसीम, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी और हमसे गुफ्तगू कर रही थी, स्पेशली मंकी पॉक्स से मुताल्लिक कैसे ये फैलता है।